नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 39 में आज हम बात करेंगे स्त्री कुंडली की। स्त्री कुंडली का पूर्ण विश्लेषण इस क्लास में रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप स्त्री कुंडली के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि स्त्री के विवाह से संबंधित, स्त्री के संतान से संबंधित, स्त्री के स्वयं से संबंधित, स्त्री के पति से संबंधित सभी प्रकार के विश्लेषण यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण और रोचक क्लास को। स्त्री कुंडली को देखने से पूर्व हम सभी को इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। जिस समाज में एक पुरुष को स्वच्छंदता मिली हुई है कि वह 10 विवाह भी कर ले, 1 विवाह भी कर ले, 2 भी कर ले, लेकिन वहीं वह फलादेश जो एक पुरुष के लिए किया जाएगा, जो एक पुरुष कुंडली पर किया जाएगा, निश्चित है कि बिल्कुल वैसा ही स्त्री कुंडली पर नहीं किया जा सकता। कुछ समाज में स्त्रियों को नौकरी करने के लिए छूट है, लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों को कोई नौकरी करने आदि के लिए कोई छूट नहीं होती है। पुरुष के लिए एक स्त्री की मृत्यु पर दूसरा विवाह, दूसरी की मृत्यु पर तीसरा विवाह करने की एक प्रकार से आजादी है। लेकिन स्त्री की कुंडली में बेशक आप देखें कि आजादी जो संवैधानिक आजादी हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक आजादी है वह नहीं होती। कहीं ना कहीं वहां समाज की कुछ बातें हैं जो उसको एक तरह से बांध कर रखती हैं। तो कुछ विश्लेषण हम जो पुरुष की कुंडली में बड़े स्पष्ट रूप से कर देते हैं, वह स्त्री की कुंडली में करने में आपको बहुत ही सोचना होता है। पुरुष कुंडली का जब हमने विश्लेषण किया तो पुरुष कुंडली के बारे में जो जानकारियां दी गई वही कुछ जानकारियां स्त्री कुंडली के बारे में भी रहेंगी। लेकिन जब भी हम स्त्री कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो वहां पर व्यापारिक क्षेत्र को लेकर, नौकरी का क्षेत्र हो गया, व्यापार का क्षेत्र हो गया, या फिर विवाह से संबंधित क्षेत्र हो गया, तो उनमें कुछ सीमितताएं भी यहां पर रहने वाली है। देखिए, जब भी स्त्री कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा तो वहां से सप्तम भाव को देखा जाएगा, अष्टम भाव को देखा जाएगा, नवम भाव को देखा जाएगा, स्त्री की कुंडली में नवम भाव को भी देखा जाएगा, और वहां से चतुर्थ भाव को भी आप देखोगे। तो सबके अपने अपने अलग अलग विश्लेषण हैं। तो अगर अष्टम भाव को आप देखते हो तो उसका अर्थ ये होता है कि आप ये उसका मांगल्य देखते हो कि कोई स्त्री विधवा होगी अथवा विधवा नहीं होगी, तो वह आप अष्टम से उसकी स्थिति देखोगे। नवम से उसके पुत्र के बारे में, संतान के बारे में विचार करोगे। जो उसकी कुंडली का नवम भाव है उससे उसकी संतान के बारे में विचार करोगे। कितने लोगों से उसका जुड़ाव रहा है, कितने लोगों से उसका जुड़ाव रहा है, ये आप चतुर्थ भाव से उसका विश्लेषण करोगे। तो यहां पर उसके मित्र हो सकते हैं, चतुर्थ भाव से आप देखोगे कितना, यदि कोई उसका कहते हैं कि प्रेम आदि रहा है तो उसके बारे में भी आप देखोगे, चतुर्थ भाव से देखोगे। जो शुभ स्थिति है वह भी आप देखोगे, अशुभ स्थिति है वह भी आप देखोगे, सभी आप वहां से देख सकते हो। देखिए, स्त्री कुंडली में लग्न और चंद्रमा यदि सम राशि में हो, स्त्री कुंडली में जो लग्न है और चंद्रमा है, यदि स्त्री कुंडली में लग्न और चंद्रमा सम राशि में बैठे हो, लग्न भी सम राशि हो और चंद्रमा भी सम राशि हो, मानकर चलिए यहां पर हम ये देख लेते हैं कि एक कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये D1 चार्ट है, स्त्री की कुंडली की बात कर रहे हैं तो D1 चार्ट हो गया। यहां पर चंद्रमा भी और लग्न सम राशि में है और चंद्रमा भी मानकर चलिए यहां बैठ जाए तो चंद्रमा भी सम राशि में हो गया। तो जब लग्न भी सम राशि में हो और चंद्रमा भी सम राशि में हो और सौम्य ग्रह उसको देखते हो,
कौन देखते हो? इनको सौम्य ग्रह देखते हो। चंद्रमा तो खुद देखेंगे ही देखेंगे लग्न को। अब लग्न में कोई बैठ जाए, मान के चलिए शुक्र बैठ जाए लग्न में, यहाँ तो शुक्र तो खैर यहाँ नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु बैठ जाए, तो गुरु बैठ जाए, गुरु देखेंगे किसको? अपने भाव को भी देख रहे हैं और गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, अर्थात सप्तम को भी देख रहे हैं गुरु। सप्तमेश है यहाँ तो, जो कन्या लग्न की कुंडली है तो उसमें सप्तमेश है। वहीं चंद्रमा जो देख रहे हैं वह किसको देख रहे हैं? लग्न को देख रहे हैं। तो दोनों ही शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा और गुरु। अगर चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है तो वह शुभ ग्रह है, जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो शुभ ग्रह है। तो ये स्थिति जो है अच्छी मानी जाती है। तो जब भी स्त्री की कुंडली में ऐसी कोई स्थिति मिले तो अच्छे पुत्र, अच्छे पति वाली और बहुत प्रकार से संपत्तिवान, आभूषण आदि से यह युक्त होती है। ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही सुखी होता है उसका जीवन। अगर लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में आ जाए, अगर लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में आ जाए, मानकर चलिए लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में, तो जैसे कि ये यहाँ पर ये लग्न है विषम राशि में और चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए तो विषम राशि में हो जाए। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों क्या हो जाए? विषम राशि में चले जाए। अब विषम राशि में आ गई है, दोनों विषम राशि है, तो ऐसी स्थिति जब भी होती है तो ये साथ ही साथ अशुभ ग्रह भी देखते हो। ये भी आप देख लीजिए, अशुभ ग्रह बैठ जाए, देखने राहु बैठ जाए, मानकर चलिए यहाँ पर राहु बैठ जाए, तो राहु बैठे हुए तो हैं, देख भी रहे हैं पंचम भाव को। तो इस स्थिति में जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उस स्थिति में वह जो स्त्री होगी उसकी जो बुद्धि होगी बहुत ही कुटिल बुद्धि कही जाती है और अपने जो पति से वह क्रोधपूर्ण व्यवहार करने वाली होती है। अच्छा व्यवहार उसका नहीं होता और उसकी सुनती भी नहीं है। जो वो अगर कुछ कहेगा, कोई जो मान मर्यादा है उनको मानने वाली नहीं होती है। तो ये स्थिति आप देख सकते हो। इस प्रकार से स्त्री का सौंदर्य देखना हो, यश देखना हो, विद्या देखनी हो, धन देखना हो कि उसको कैसा पति मिलेगा। स्त्री का सौंदर्य हो गया, यश हो गया, विद्या हो गई, पति के धन का विचार अगर करना है तो कहां से करोगे? उसके सप्तम भाव से विचार करोगे। जो स्त्री की कुंडली में 7th हाउस है उससे आप क्या करोगे कि उसके जो यश है उसका विचार करोगे और उसके सौंदर्य का विचार भी करोगे, विद्या का विचार भी करोगे। तो यहां पर ये किससे संबंधित? उसके पति से संबंधित आप विचार सप्तम से करोगे। लेकिन अगर सप्तम भाव में कोई राशि है और वो उसका नवमांश भी आपको देखना होगा, सप्तम भाव देखोगे उसका नवमांश देखोगे, तो आपको यहां पर ये देखना होगा कि इसका कोई उल्टा तो नहीं है। अर्थात सप्तम भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह राशि है, कोई अशुभ राशि है, कोई अशुभ नवमांश है, तो उस स्त्री का पति क्या होगा वहां पर? अगर शुभ है तो बहुत अच्छा, अशुभ है तो स्त्री का पति मूर्ख भी हो सकता है, चालाक भी हो सकता है, निर्धन भी हो सकता है। तो कई स्थितियां यहां पर बन जाती हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम स्थान पर मंगल विराजमान हो जाए तो वह स्त्री क्या हो जाती है? विधवा होने के उसके संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल विराजमान हो जाए सप्तम में तो वहां पर विधवा होने के योग बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, अधिक शुभ ग्रह हो गए तो बच जाएगी विधवा होने से। लेकिन अगर जो शुभ ग्रह वो थोड़ा कमजोर है और मंगल ज्यादा स्ट्रोंग है तो उस स्थिति में जो विधवा है फिर अगर हुई तो बाद में उसका दूसरा विवाह भी हो सकता है। तो बहुत सारे योग हैं जिनको हमको समझना होगा। अगर अष्टम में कोई राहु बैठा हो, कोई राहु बैठे हो, शनि हो, कोई भी पाप ग्रह बैठे हो, तो पाप ग्रह हो गए, क्रूर ग्रह हो गए। तो क्रूर ग्रह में तो जो सूर्य हैं वह भी आते हैं। तो अगर ये बैठे हो तो उसकी जो आयु है, आयु क्षीण होती है, उसके पति की, उस स्त्री के पति की आयु क्षीण हो जाएगी। वहीं यदि लग्न से, जो उसकी कुंडली है उस कुंडली से लग्न से कौन हो? दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हो और क्रूर ग्रह बैठे हो, जैसे सूर्य बैठ गए या कोई और क्रूर ग्रह यहाँ पे बैठ गए, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वह स्वयं स्त्री की मृत्यु के लिए वो मारक बन जाते हैं, स्वयं मारक बन जाते हैं। इस प्रकार से हमको ये विचार करने चाहिए। स्त्री की कुंडली में कुछ बातें विशेष होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। नवम भाव से उसकी संतान का विचार भी आपको करना चाहिए
जैसे पंचम में आप पुरुष की कुंडली में कर रहे थे, उसी प्रकार संतान का भाव नवम भाव से करना चाहिए। स्त्री की कुंडली में जो नवम भाव है वहां से विचार करोगे संतान का, पुत्र का, जो भी संतान है उसका नवम भाव। स्त्री की कुंडली से नवम भाव, स्त्री की कुंडली से नवम भाव, उसकी संतान का भाव का आप विचार करोगे। तो आइए समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ में। इसको बिल्कुल आप क्लियर करते चलिए, एक एक बात को समझते चलिए। कुछ स्थितियों में जहां पर समाज के आधार पर स्त्रियों को नौकरी आदि की छूट नहीं है, वहां पर उसकी कुंडली के योग उसके पति की कुंडली में जाकर सार्थक हो जाते हैं। अर्थात अगर पति के लिए कोई राजयोग नहीं है लेकिन स्त्री की कुंडली में कोई राजयोग है और किसी कारणवश समाज के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर उसको ये छूट नहीं है कि वह आगे बढ़े, घर से बाहर निकले, तब उस स्थिति में वह राजयोग उसके पति के ऊपर फलित होगा। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो कुंडली में होती हैं स्त्री की में, लेकिन समाज के कारण, सामाजिक दायरे के कारण और उस देश या क्षेत्र की जो परिस्थिति है उसके आधार पर वह फलित नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर वह देश, काल और समाज और वहां के जो संवैधानिक कानून हैं उनके आधार पर वह सही नहीं है। तब वहां पर वह किसी अन्य तरीके से फलित होंगी, फलित तो होंगी लेकिन किसी अन्य तरीके से फलित होंगी। जैसे कि अगर स्त्री की कुंडली में फलित नहीं हुई तो वह कन्वर्ट हो जाएगी कहां, उसके पति की कुंडली में चली जाएगी, उसकी पति की कुंडली में वह फलित होगी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, अष्टम स्थान से उसके मांगल्य का विचार करोगे, नवम स्थान से जो लग्न से नवम है उसके पुत्र अर्थात संतान का, और जो लग्न है लग्न से उसके खुद के शरीर और सौंदर्य का आप विचार करोगे। और पति से संबंधित जो शुभ तत्व हैं उन सभी का विचार जो करोगे वह सातवें भाव से करोगे। और जो उसका अन्य लोगों के साथ में समागम है तो उसका अगर आप विचार करोगे तो वह जो सतित्व का विचार करते हैं, जो सतित्व का विचार करते हैं तो वह चतुर्थ भाव से, लग्न से चतुर्थ भाव से विचार करोगे। अगर इन भावों में कोई शुभ ग्रह बैठे होंगे तो शुभ फल होंगे, अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो इनसे संबंधित फलों में अशुभता आप देखोगे। अशुभ ग्रह बैठे हो, क्रूर ग्रह बैठे हो, लेकिन अगर ये भाव के स्वामी हो, इन्हीं भावों के स्वामी हो, मानकर चलिए चतुर्थ भाव से हम उसके सतित्व का विचार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, वहां पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है। मानकर चलिए जो चौथे भाव में मकर राशि आती है तो मकर राशि के स्वामी कौन हो गए, शनि हो गए। तो शनि कैसे ग्रह हो गए, अशुभ ग्रह हैं। तो जब वो उस भाव में बैठेंगे तो उसके आधार पर वह सतित्व की स्थिति उसमें नहीं होगी। लेकिन यहां पर यदि अशुभ ग्रह भी उस भाव का मालिक हो, जैसे चौथे भाव का, सातवें भाव का, आठवें भाव का, इन भावों को हम देख रहे हैं, या नवम भाव का, तो इनसे हम जो विचार कर रहे हैं कौन कौन से, चौथा भाव, किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव, स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, मुख्यतः हम इस भाव को और लग्न को, इनको देखकर चल रहे हैं। अब इनसे संबंधित भावों में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो अशुभ फल होगा, शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ फल होगा। लेकिन यदि उस भाव का मालिक ही अशुभ ग्रह है और वह उसी भाव में बैठा है तो वह उसको अशुभ नहीं करेगा, उसको शुभ ही करेगा। बेशक वह अशुभ ग्रह है लेकिन वह उस भाव को शुभ करेगा, शुभता उस भाव से संबंधित वह देगा। और ये जो भाव हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं। स्वग्रही होगा तो अच्छा फल देगा, अनिष्ट से बचाने का कार्य करेगा, अनिष्ट से बचाने का कार्य करेगा। अब जैसे सूत्र मैंने आपको बता दिया कि यदि लग्न और चंद्रमा दोनों किसी सम राशि में बैठे हों, सौम्य ग्रह उनको देखते हों, तो उस स्त्री को अच्छे पुत्र, अच्छा पति,
और वह सुशीला होगी, आभूषण संपत्ति से युक्त मानी जाती है। लेकिन अगर वहीं लग्न में और चंद्रमा ये दोनों विषम राशि में हो, अशुभ ग्रह इनको देखते हो, तो वहां पर उसका फल बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसी स्त्री कैसी होगी? कुटिल बुद्धि की होगी, हमेशा पति से अपने से क्रोधपूर्ण व्यवहार करने वाली होती है, और कुछ पुरुष तत्व उसके अंदर अधिक होता है। जो पति होगा उसके बात नहीं मानेगी, वह अपनी चलाने वाली स्त्री होती है। कहीं कहीं तो ये भी कहा गया है कि उसके लिए ये कुछ दरिद्रता भी, यानी कि वह गरीब भी बताई गई है। अगर ऐसी स्थिति है तो जीवन में उसको दुख होंगे। देखिए, कोई तभी उग्र होगा जब उसको जीवन में कोई ना कोई दुख मिलेगा, और दुख से निकलने के लिए कहीं ना कहीं तो छटपटाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वह दुखों से पीड़ित होने के बाद में उसको इस स्थिति पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रूर ग्रह वहां पर बैठ गए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि वहां पर पड़ गई। वहीं यदि सप्तम भाव को देखें, जो सप्तम भाव है, देखिए सप्तम भाव 7th हाउस, ये सप्तम भाव हो गया। अगर यहां पर शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहां हो, शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह इसका स्वामी हो, देखता हो अपने भाव को, ये सभी बातें, तो ये अच्छा माना जाएगा, शुभ दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। और ऐसा ही नवमांश में स्थिति हो, नवमांश में भी जो स्थिति है वह सप्तम की बड़ी अच्छी हो, जो सप्तम भाव का स्वामी है नवमांश में बड़ी अच्छी स्थिति में हो, उच्च का हो जाता हो। स्त्री की कुंडली में जो D9 चार्ट में अगर सप्तमेश से जाकर उच्च का हो जाए, सप्तमेश जाकर क्या हो जाए? उच्च का हो जाए। जैसे यहां पर ये शुक्र है, शुक्र यहां जाकर बैठ जाए तो उच्च के हो गए, तो ये सप्तमेश व नवमांश में जाकर उच्च का हो जाए। यह स्थिति बताती है कि उस स्त्री का जो पति है वह भी अच्छा होगा, स्त्री स्वयं भी सुंदर होगी, खुद भी वह सुंदर होगी, आकर्षक होगी। अगर शुभ ग्रह बैठे हो इन स्थानों पर, जैसे मानकर चलिए यहां पर कौन बैठ जाए, यहां पर जैसे कि चंद्रमा बैठ जाए, शुभ ग्रह बुध बैठ जाए, बुध की खैर शत्रु राशि है लेकिन बैठ जाए यहां पर, तो ये सब शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह की स्थिति हो गई। गुरु बैठ जाए, गुरु बैठ जाए यहां पर, तो ये शुभ स्थिति है। ऊपर से यहां पर शुक्र जो नवमांश में भी जाकर सप्तमेश बैठ जाए तो वह भी अच्छी स्थिति है। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी तो वह स्त्री बहुत ही सुंदर होती है, उसका यश दूर दूर तक फैलने वाला होता है, बहुत अच्छे विद्या का अर्जन करने वाली होती है, और यही सभी गुण उसके पति में भी मिलते हैं, और खूब धनवान उसको पति प्राप्त होता है, उसको खूब धनवान पति प्राप्त होता है। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, उल्टा का अर्थ है कि जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में अशुभ राशि हो, सप्तम भाव में कोई अशुभ राशि हो, अशुभ ग्रह बैठा हो, अशुभ नवमांश हो, तो यहां पर यह फल क्या हो जाएगा? उसका पति मूर्ख हो जाएगा, चालाक होगा, निर्धन होगा, तो दोनों का वियोग भी हो जाता है। अगर वहां सप्तम में ज्यादा क्रूर या ज्यादा खराब स्थिति आ गई, जैसे कि यहां पर मंगल बैठ जाए, साथ में राहु बैठ जाए, क्रूर ग्रह बैठ गए सप्तम भाव में। नवमांश में स्थिति जो सप्तमेश है वो यहां जाकर बैठ गए, शुक्र यहां बैठ गए, अर्थात नीच के हो गए, यहां पर सप्तमेश नीच के हो गए। या यहां पर नवमांश में भी जाकर ये कहां बैठ गए? 6, 8, 12 में बैठ गए, नवमांश में 6, 8, 12 में बैठ गए, शुक्र यहां बैठ गए या यहां बैठ गए नवमांश में, तो सप्तमेश जाकर क्या हो गए? यहां पर जाकर पीड़ित हो जाएं, या यहां पर सूर्य के साथ में बैठ जाएं, सूर्य के साथ बैठ गए तो क्या हो गया? यहां पर अस्त हो गए, अस्त हो जाएं, नीच हो जाएं, निर्बल हो जाएं किसी भी कारण से, नवमांश में शुभ स्थिति ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर आ जाए, ये सभी जो स्थितियां होंगी ये उस स्त्री के जो पति है उस पति को कहीं ना कहीं नष्ट करने वाली स्थिति, अर्थात कहीं ना कहीं उसके जो योग हैं वह शुभ नहीं होंगे, अशुभ फल देने वाले होंगे। उसके जो पति बताया धन युक्त है, अब यहां पर धनहीन हो जाएगा, विद्या यश से भी हीन हो जाएगा, देखने में सुंदर नहीं होगा,
तो देखने में हो तो स्वभाव से सुंदर नहीं होगा, कुछ ना कुछ खराब स्थिति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। यहां पर अगर स्थिति ज्यादा खराब है तो किसी भी कारण से, चाहे वो मृत्यु हो जाए या किसी भी कारण से वियोग होगा, एक दूसरे से अलग रहेंगे। अगर सप्तम में मंगल बैठे हों स्त्री की कुंडली में तो ये वैधव्य योग भी बन जाता है। मंगल कहीं ना कहीं तो मंगल मांगलिक योग भी होता है, तो उसका जो है उपाय करना चाहिए। उपाय से मांगलिक दोष, तो मांगलिक दोष के लिए बताया है कि जो मांगलिक ही लड़का हो उसी से ही विवाह करना चाहिए, ताकि ये पाप पाप दोनों दोष कट जाएं। यहां आप इस भाव को अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं यदि अष्टम में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, स्त्री की कुंडली के अष्टम भाव में अब कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे कि यहां पर मानकर चलिए क्रूर ग्रह हो गया राहु बैठ जाए अष्टम भाव में, स्त्री की कुंडली चल रही है तो ये अष्टम भाव हो गया। अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह कौन, राहु बैठ गया, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए या फिर मंगल बैठ जाए, कोई भी ग्रह शुभ ग्रह बैठ जाए, तो उस स्थिति में वहां कहीं ना कहीं उसकी जो पति की आयु होती है वह क्षीण हो जाती है, पति की आयु क्षीण हो जाएगी। और अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए लग्न कुंडली में ही दूसरे भाव में बैठ जाए, स्त्री की कुंडली से, स्त्री की कुंडली में लग्न भाव से दूसरे स्थान पर बैठ जाए, जैसे शनि बैठ गई या मंगल बैठ जाए, कोई भी पाप ग्रह, राहु बैठ जाए, कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए, उस क्षीण चंद्रमा बैठ जाए, तो उस स्थिति में दूसरे भाव में बैठेंगे, उस स्थिति में वह जो स्त्री है उसके लिए वह मारक भाव है। तो जब भी पाप ग्रह वहां चले जाएंगे, अशुभ ग्रह वहां चले जाएंगे, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी और शुभ की किसी की दृष्टि ना पड़े, तो वह स्वयं स्त्री के मृत्यु का समय होगा या मृत्यु का कारण होगा। वहां उसको मृत्यु देने वाले होंगे या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होंगे। बल आदि पर, दृष्टि आदि को ध्यान में रखते हुए इसका फल आदेश आपको करना चाहिए। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे अगर हम समझें कि जो मंगल है, मंगल की स्थिति आप समझ चुके हो कैसा होता है। अधिकतर आप देखिए अगर वर और कन्या दोनों की कुंडली का विश्लेषण करोगे तो मंगल हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, सूर्य हो गए, अगर दोनों की कुंडली में दोष बराबर है तो दोनों कुंडलियों के जो दोष है वे एक दूसरे के दोष को काट देते हैं। तभी कहते हैं मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से और मांगलिक लड़की का विवाह मांगलिक लड़के से करना चाहिए। इससे क्या होगा, दोष समाप्त हो जाए, दोष को वो काट देते हैं एक दूसरे के दोष को। इसी प्रकार शनि का दोष हो गया, मंगल का दोष हो गया, राहु का दोष हो गया, केतु का दोष हो गया, सूर्य का दोष हो गया। तो ये हम मंगल दोष की तो बात करते हैं, लेकिन शनि का दोष भी होता है, राहु का दोष भी होता है, केतु का दोष भी होता है, सूर्य का दोष भी होता है। इन दोषों को अगर यही दोष जो स्त्री की कुंडली में वही पुरुष की कुंडली में दोष हो तो ये दोष एक दूसरे को काट देते हैं। तो अगर पंचम भाव में, देखिए आप सुनिए विशेष रूप से, अब मैं यहां पर आपको आगे लेकर चलूंगा, यहां ब्लैंक है बिल्कुल, इसको समझते चलिए। यदि पंचम भाव में कौन सी राशि हो, वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो, वृश्चिक राशि हो, अर्थात जो पंचम भाव है, पंचम भाव कुंडली में ये हो गया। यहां पर कौन कौन सी राशि हो, देखिए नंबर लिखता जाऊंगा सिर्फ इसी भाव में। वृषभ राशि हो, यहां 2 नंबर लिखा हो, या यहां पर लिखा हुआ हो 5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। 5 का अर्थ हो गया सिंह राशि, 6 नंबर का अर्थ हो गया कन्या राशि हो गया, और 8 नंबर ये राशियां यहां लिखी हों तो यहां पर 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर और 6 नंबर ये अगर लिखे हुए कन्या की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में लिखे हों, और उसमें कौन बैठे हों, इस भाव में बैठे कौन हो, इस भाव में बैठे हों चंद्रमा, कौन हो इस भाव में बैठे हुए, चंद्रमा। यहां लिख दूं, यहां पर देखिए इस भाव में जो बैठे हों चंद्रमा बैठे हों, इस भाव में कौन कौन सी राशियां, कौन कौन सी, वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो और वृश्चिक राशि हो, और यहां बैठे हो कौन, चंद्रमा। अगर चंद्रमा इस भाव में बैठे हों तो उस स्त्री की जो संतान है वह संतान जो होगी वो थोड़ी संतान होती है, बहुत अधिक संतान नहीं होती, थोड़ी संतान होती है उसके, 1 2 इस तरह से जो संतान होगी, ऐसे होगी संख्या में, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होगी, 5 6 7 8 इस तरह से संतान नहीं होगी, थोड़ी संतान होती है। वहीं
अगर जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में मंगल या शनि की राशि या मंगल या शनि के नवमांश में हो, तो जैसे कि सप्तम भाव को देखें, अगर सप्तम भाव में मंगल की राशि, यदि जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में मंगल या शनि की राशि, अब मंगल या शनि की राशि, मंगल की राशि हो गई 1 और 8, 1 और 8, शनि की राशि 10 या 11, ये लिखे हो सप्तम भाव में, ठीक है। सप्तम भाव में ये अंक लिखे हो, 1 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो या 11 लिखा हो, तो ये तो होगी मंगल की और ये हो गई शनि की राशियां। तो जब भी ऐसी स्थिति हो कि सप्तम में मंगल या शनि की राशि हो, या फिर जो नवमांश है, अगर हम D9 चार्ट को देखें तो जो नवमांश कुंडली है, तो नवमांश कुंडली में मंगल या शनि का नवमांश हो, मंगल का नवमांश हो या शनि का नवमांश हो, नवमांश कुंडली को देखें तो मंगल का नवमांश हो या शनि का नवमांश हो। यहां भी आप देख लीजिए, यहां पर भी मंगल शनि हो सकते हैं या यहां पर भी मंगल शनि हो सकते हैं। दोनों में देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ये संख्या लिखी हुई है नवमांश में या नहीं लिखी हुई, ये नवमांश में लिखी हुई है अथवा नहीं लिखी हुई। अगर ये लिखी हुई है 1, 8, 10, 11, तो इसका अर्थ हो गया कि ये मंगल का नवमांश और शनि का नवमांश है। ऐसी स्थिति होती है तो उस स्त्री को जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो उससे संबंधित होते हैं, जो उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित रोग होते हैं, इस प्रकार के रोग उस स्त्री को होते हैं। वहीं अगर हम चौथे भाव को देखें तो चौथे भाव में अगर पाप ग्रह हों, तो मैं आपको बता चुका हूं कि चतुर्थ भाव में वो उसके सतित्व का भाव है। अगर वहां पर पाप ग्रह अधिक बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वहां पर वह स्थिति भी उस स्त्री को के सतित्व को नष्ट करने वाली स्थिति होती है। जैसे कि अगर पाप ग्रह बैठ जाए इस 4th हाउस में स्त्री की कुंडली में, तो कहीं ना कहीं ये अशुभ माने जाते हैं। देखिए, जैसे कि एक विशेष स्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं, उनके बारे में मैं यहां विश्लेषण नहीं करने वाला। चलिए आगे बात करते हैं। यदि सप्तम भाव में कोई शुभ राशि हो, और शुभ राशि हो, नवांश भी शुभ हो, तो शुभ राशि शुभ ग्रह ये नवमांश में हो तो शुभ राशि, जैसे कि कोई शुभ ग्रह की राशि है, जैसे हम वृषभ राशि को देख लें, शुभ राशि है, वृषभ राशि हो गई, गुरु की राशि हो गई, मीन राशि हो गई, तो ये शुभ राशियां हैं। तो शुभ राशि हो और यहाँ पर कौन विराजमान हो, जैसे कि शुक्र की राशि है और यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों, या शुभ ग्रह की जो राशि हो, जैसे यहाँ पर शुक्र की है, यहाँ पर चलिए वर्गोत्तम कर देते हैं, ये D9 चार्ट हम ले लेते हैं और ये D1 चार्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2-2 लिखा हुआ है, दोनों में तो शुभ राशि है। तो ऐसी स्थिति में जब भी शुभ ग्रह की राशि हो तो वह स्त्री बहुत सुंदर होती है, स्त्री बहुत सुंदर होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर सुंदर होगी और बहुत ही ज्यादा सौभाग्यवती उसको कहा जाता है, सौभाग्य पाने वाली होती है, पति सुख से संपन्न होती है। वहीं यदि चंद्रमा चतुर्थ, जो लग्न का चतुर्थ है, और चंद्रमा, इन दोनों का शुभ योगों से संबंध हो जाए, शुभ ग्रहों से संबंध हो जाए, तो शुभ योग वहां पर तैयार हो जाते हैं। जैसे कि जो 4th हाउस है उसको देखिए, यहां पर मान कर चलिए गुरु बृहस्पति बैठ ही गए। चलिए यहाँ पर अगर ये जो मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर चौथे भाव में गुरु बृहस्पति बैठ गए, तो ये उच्च के हो गए, शुभ स्थिति है। वहीं चौथे की स्थिति अच्छी हो गई इस भाव की, और वहीं अगर चंद्रमा है, मानकर चलिए जो चंद्रमा है, अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठ गए, अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गए, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये नंबर हो गया 10, शनि की राशि है बेशक, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बैठ गए, या फिर चंद्रमा जो बैठे वो यहाँ पर बैठ गए, यहाँ चंद्रमा बैठ गए, शुभ ग्रह हैं, स्त्री की आयु का भी क्षय नहीं करने वाले, शुभ ग्रह हैं। तो अब चंद्रमा यहाँ पर बैठ गए, 2 नंबर में बृहस्पति यहाँ बैठ गए हैं,
ऐसी स्थिति में और साथ ही साथ इनको कोई अच्छा शुभ ग्रह देख रहा हो, इनको कोई शुभ ग्रह देखे, तो ये भी स्थिति जो होगी ये अच्छी मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति अगर है शुभ ग्रह, तो वह स्त्री बहुत ही अच्छे चरित्र की होती है, सच्चरित्रा उसको कहा जाता है, अनेक गुणों से युक्त होती है। और यहाँ से जो त्रिकोण है, अगर किसका त्रिकोण, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं चंद्रमा से त्रिकोण, या जो चतुर्थ है उससे त्रिकोण, चतुर्थ से त्रिकोण आप रखोगे तो क्या हो जाएगा कि जो वृश्चिक राशि जहां पर आएगी 4 5 6 7 8, तो 8 ये त्रिकोण हो गया, 4 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 ये त्रिकोण हो गया। वहीं चंद्रमा से त्रिकोण देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया एक त्रिकोण चंद्रमा से, और एक चंद्रमा का त्रिकोण हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये चंद्रमा का त्रिकोण हो जाएगा। तो ये चंद्रमा से त्रिकोण हो या फिर चतुर्थ से त्रिकोण हो, चंद्रमा से त्रिकोण हो या चतुर्थ से त्रिकोण हो, और यहां पर शुभ ग्रह बैठे हो, इनमें शुभ ग्रह बैठे हो, इन भावों में शुभ ग्रह बैठे हो, ये इनमें शुभ ग्रह बैठे हो, तो सौम्य ग्रह बैठे हो, चंद्रमा बैठ गए, शुक्र बैठ गए, बृहस्पति बैठ गए, बुध बैठ गए, शुभ ग्रह ये ग्रह बैठे हो, तो ऐसी स्थिति जब भी होगी तो वह स्त्री जो होगी सुखी होगी, पुत्रवती भी कहते हैं उसको, कि पुत्रवान होती है, गुणवान होती है, संपत्तिशालिनी होती है, संपत्ति उसको प्राप्त होती है। और अगर यहाँ पर ये जो मैंने आपको स्थिति बताई, यहाँ पर जो इनके जो त्रिकोण में अगर कोई निर्बल क्रूर ग्रह हो जाए तो उसकी संतति अल्प संततिवान होती है, और कभी कभी संतान को होने में भी कठिनाई होती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे कुछ और नियम हैं जिनको हम सूत्रों को समझने वाले हैं। ये तो एक विश्लेषण मात्र था, अब मैं आपको सूत्र यहां समझाने वाला हूं, तो आप सूत्रों को बड़े ध्यान से समझते चलिए और विश्लेषण करने में आपके लिए उपयोगी रहेगा। सबसे पहले लग्न और चंद्रमा को आपको देखना है। स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्रमा को देखना है, और देखना है कि दोनों में से कौन बलवान है। पहले क्या देखना है, किसको देखना है, एक तो लग्न को देखना है, किसको, एक लग्न को देखना है, और एक देखना है चंद्रमा को। लग्न को देखना है और चंद्रमा को देखना है, और दोनों में ये देखना है कि दोनों में कौन बलवान है, कौन बलवान है, लग्न बलवान है अथवा चंद्रमा बलवान है, दोनों में बलवान को आपको देखना है। अब यहां पर ये आपके लिए विशेष है, लग्न और चंद्रमा को देखना है, दोनों में बलवान देखो, पहले लग्न बलवान है या चंद्रमा बलवान है। अगर मेष या वृश्चिक राशि में ये स्थिति हो, चंद्रमा बलवान या लग्न बलवान, दोनों में से आपको देख लेना है। अब मेष या वृश्चिक राशि में या तो यहां पर हो, अगर लग्न बलवान है तो मेष या वृश्चिक राशि यहां पर हो 1 या 8, चंद्रमा बलवान है तो जहां चंद्रमा है वह बैठा हो 1 या 8 में, ठीक है। और मंगल का त्रिशांश हो, जब हम त्रिशांश कुंडली देखोगे तो मंगल का त्रिशांश होना चाहिए, मंगल का त्रिशांश होना चाहिए। तो वह उसकी जो पत्नी होगी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की होती है, पत्नी नहीं, यहाँ पर वह स्त्री जो होती है वह दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। और यदि शनि के त्रिशांश में हो, यही स्थिति कहां पर चली जाए, शनि के त्रिशांश में। जब त्रिशांश कुंडली हम आपको बतानी सिखाएंगे तब मैं वहां त्रिशांश की बात करूंगा, लेकिन अभी यहाँ ये सूत्र समझ लीजिए। त्रिशांश कुंडली आएगी तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इससे त्रिशांश कुंडली को ध्यान में रखकर आप ये काम करोगे। अगर ये शनि के त्रिशांश में हो तो बहुत मेहनती होती है, काम में लगी रहती है हमेशा, बहुत ही ज्यादा परिश्रमी वह स्त्री होती है। वहीं अगर गुरु के त्रिशांश में यह स्थिति हो, लग्न बलवान हो या चंद्रमा बलवान हो, ये लग्न मेष लग्न हो या फिर वृश्चिक लग्न हो, या फिर चंद्र लग्न में देखें तो मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, और त्रिशांश में देखें तो ये कहां पर हो, मंगल के त्रिशांश में हो या फिर गुरु के त्रिशांश में, मंगल के त्रिशांश में हो, तो स्त्री बहुत ही जो होती है दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। वहीं यदि शनि के त्रिशांश में हो तो वह बहुत मेहनती होती है, बहुत ही अच्छे सेवा भाव उसके अंदर होता, सेवा करने वाली होती है। वहीं अगर गुरु के त्रिशांश में हो तो बहुत सुशीला हो कही गई है,
और धनी भी कही गई है, बहुत धनवान होती है। वहीं अगर बुध के तृतीयांश में हो तो दिखेगी कुछ, होगी कुछ, उसको कहते हैं मायावनी। तो इस प्रकार की शास्त्रों में उसके लिए कहा गया है। वहीं अगर शुक्र के तृतीयांश में हो तो चारित्रिक दोष से युक्त भी शास्त्रों में कहा गया है। अब बात करते हैं कि वृषभ या तुला राशि की, अर्थात जिसके स्वामी शुक्र हैं, हम उसकी बात करेंगे। स्वामी शुक्र हैं कि उसकी बात करेंगे। लग्न और चंद्रमा को आपको ध्यान में रखना है। वृषभ या तुला राशि में अगर जो भी बलवान है, लग्न बलवान हो तो हम लग्न को देखेंगे, चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा को देखेंगे, और मंगल का तृतीयांश हो। अब मानकर चलिए, मैं मानकर चलता हूं कि लग्न चंद्रमा बलवान है, जैसे कि यहां हम चंद्रमा को लेकर चलते हैं समझने के लिए। लग्न को भी आप इसी प्रकार से देखोगे, चंद्र को भी आप देखोगे, चंद्रमा बलवान है। और मंगल के तृतीयांश में, जो तृतीयांश है वह मंगल का तृतीयांश है जिसमें वे विराजमान है, तो ऐसी जो स्थिति आएगी, उस स्थिति के आधार पर हम यह कहेंगे कि वह जो स्त्री है, अगर यहां तृतीयांश की हम बात करने वाले हैं, तो यहां पर एक बात मैं आपको बीच में बता देता हूं कि हम तृतीयांश कुंडली और साथ के साथ बना लेते हैं। तृतीयांश कुंडली जब हम देखते हैं, जिसको D30 चार्ट कहते हैं, तो तृतीयांश कुंडली में आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक तो जो कर्क राशि है और सिंह राशि है, इनके जो स्वामी होते हैं वे इन भावों में नहीं बैठते। तो इनके स्वामी इन भावों में नहीं बैठते। यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो कर्क राशि है और सिंह राशि, तो तृतीयांश कुंडली को आप देख लीजिए 1 मिनट के लिए। जैसे मानकर चलिए यहां पर हम एक कुंडली बना लेते हैं मेष के तृतीयांश की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। ठीक है, यहां पर हमको क्या देखना है, चंद्रमा या लग्न। ये D1 चार्ट है जिसको D1 कहेंगे, और ये D30 चार्ट है जिसको तृतीयांश कहते हैं, तृतीयांश कुंडली, तृतीयांश कुंडली। ठीक है, अब यहां पर आप समझते चलिए कि जब अगर यहां पर क्या लिखा हो, जैसे मैं पहले से समझा देता हूं, मेष राशि यानी कि मंगल की राशि हो लग्न में, या कहीं पर भी लग्न बलवान है तो लग्न में चंद्र लग्न है, तो जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां पर मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, और मंगल का तृतीयांश तो वहां पर कौन हो जाए, चंद्रमा बैठ जाए, मंगल के तृतीयांश में चंद्रमा चले जाए। ठीक है, या यहां पर चंद्रमा चले जाए, अगर चंद्रमा बलवान है तो तृतीयांश में वो मंगल के तृतीयांश में हो जाए, तो वह स्त्री जो होगी जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, जिसका विवेचन कर रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं दुष्ट प्रवृत्ति की रहती है, कहीं ना कहीं उसकी जो प्रवृत्ति होती है अच्छी नहीं होती, अच्छे विचारों वाली वह नहीं होती है। अगर वहीं पर ये जो बलवान चंद्रमा है यहां नहीं बैठ के कहां बैठ जाए, शनि के तृतीयांश में बैठ जाए। शनि का तृतीयांश ये 10 या 11 में, यहां पर चंद्रमा बैठ जाए, यहां बैठ जाए या फिर यहां बैठ जाए। ठीक है, अगर लग्न है तो लग्न को देखेंगे, चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा को देखिए। अगर यहां पर बैठ जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, तो वहां पर बहुत ही मेहनती, अर्थात बहुत ही जो सेवा भाव उसके अंदर होती है, बहुत सेवा करने वाली वह स्त्री होती है। लेकिन वहीं ये चंद्रमा कहां बैठ जाए, अगर गुरु के तृतीयांश में बैठ जाए, अगर चंद्रमा बैठ जाए गुरु के तृतीयांश में, गुरु के कहां बैठ जाए, तृतीयांश में बैठ जाए, गुरु के तृतीयांश में बैठ जाए, यहां पर इस तरीके से गुरु के तृतीयांश में अगर ये चंद्रमा बैठ जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा धन धान्य से युक्त होती है वह स्त्री। साथ ही साथ ये जो स्थिति है उसको बहुत ही सभ्य और सुशील बनाने का कार्य करती है। अगर तृतीयांश में जो बलवान चंद्रमा, कुंडली के D1 चार्ट के बलवान चंद्रमा यदि
त्रिशांश कुंडली में D30 चार्ट में यहां पर कहां बैठे हो, यहां पर बैठे हो किसके घर में, मंगल के घर में बैठे हो, अर्थात 1 या 8 नंबर में बैठे हो। चंद्र लग्न की कुंडली अगर इस प्रकार से है और चंद्रमा बलवान है, तो लग्न और चंद्रमा में देखना है कौन बलवान है। तो मानकर मैं चल रहा हूं इस समय कि चंद्रमा बलवान है, लग्न बलवान है तो लग्न से आप देखोगे, लेकिन चंद्रमा बलवान है तो आपको ये देखना है कि अगर ये कहां पर किस ग्रह की स्थिति में बैठे हुए हैं, त्रिशांश में किस ग्रह के घर में बैठे हुए हैं, आपको ये देखना है। तो वहीं पर अगर ये गुरु के में है तो सुशील, सभ्य और संस्कारी होगी, धन से युक्त रहेगी। वहीं अगर ये जो चंद्रमा है बुध के त्रिशांश में बैठ जाए, बुध के त्रिशांश, या तो चंद्रमा यहाँ जो कन्या राशि है यहाँ त्रिशांश में उसमें बैठ जाए, या फिर ये यहाँ पर मिथुन राशि जो है त्रिशांश में उसमें बैठ जाए, तो ये हो गया किसका, बुध का त्रिशांश। अगर लेकिन यहां पर क्या देखना है कि चंद्रमा कहां पर होने चाहिए, मंगल के घर में, अर्थात मेष और वृश्चिक राशि में। और फिर यहां पर D30 देखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसके आधार पर इसको देखना है, ठीक है। तो वहां पर ये जो फल है इसका अगर बुध के घर में है, तो बुध के त्रिशांश में है, तो वह जो मैंने बताया कि मायावनी होती है, अर्थात वो दिखेगी कुछ और करेगी कुछ। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं कि लड़ती खूब हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का आ जाए तो तुरंत वह रोने लग जाएंगी, तो वो उनको मायावनी कहा गया है शास्त्रों में। तो ऐसे त्रिशांश में अगर हो, बुध के त्रिशांश में है और यहाँ पर मेष या वृश्चिक में है जो चंद्रमा बलवान है, तो आप स्पष्ट रूप से पहचान सकते हो कि वह कैसी होगी। शुभ ग्रहों की दृष्टि की हम यहाँ पर है तो कुछ फल कम हो जाएगा, लेकिन अशुभ ग्रह अधिक है तो और उसमें इस तरह की अधिकता आ जाएगी। अगर वहीं ये शुक्र के त्रिशांश में हो, जैसे कि यहाँ नहीं बैठे चंद्रमा, यहाँ नहीं बैठे, लेकिन चंद्रमा कहाँ बैठ गए, इन दो में तो बैठने ही नहीं है, इन दो में बैठनी नहीं है, कहाँ बैठेंगे, शुक्र के त्रिशांश में। यहाँ बैठ गए चंद्रमा, यहाँ बैठ गए चंद्रमा, तो शुक्र के त्रिशांश में बैठ गए। तो जब यहां बैठेंगे और लग्न में मेष या वृश्चिक राशि में हो, बलवान हो, लग्न और चंद्र लग्न की हम बात कर रहे हैं, लग्न और चंद्र लग्न दोनों में देखना किस कौन बलवान है। तो वहां पर अगर चंद्रमा को हम मानकर चल रहे हैं तो यहां पर मेष या वृश्चिक हो और यहां ऐसे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ जो चारित्रिक दोष मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें जो चारित्रिक दोष होता है वह देखा जाता है। शुभ ग्रह हैं तो वह बहुत कम दिखेगा, और अशुभ ग्रह अधिक हो गए, दृष्टि अधिक हो गई अशुभ ग्रहों की, तो वहां पर अशुभता बढ़ जाएगी। यहां पर हमने देखा मंगल अगर लग्न में जिस घर के मालिक हैं वहां पर चंद्रमा बैठे हो, या लग्न अगर बलवान है तो लग्न जो मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो, उस स्थिति में हमको फिर D30 चार्ट देखना होगा स्त्री की कुंडली में। अब बात करेंगे कि अगर वहीं पर शुक्र का घर हो, लग्न में शुक्र का घर देखना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि शुक्र की स्थिति, अब देखिए जैसे कि लग्न कुंडली में शुक्र के घर कौन हो गए, वृषभ राशि हो गई या तुला राशि होगी। अगर वहां पर बलवान चंद्रमा बैठे हो, कौन हो, चंद्रमा बैठे हो, बलवान चंद्रमा बैठे हो, और अब हम चलेंगे किसकी तरफ को, अब हम चलेंगे D30 की तरफ को। D30 में क्या देखना है, अर्थात त्रिशांश कुंडली में क्या देखना है आपको कि ऐसी स्थिति हो और यहां पर ये जो बलवान है चंद्रमा या लग्न भाव, इन दोनों में जो लग्न, दोनों में जो बलवान है ये मंगल के त्रिशांश में हो। किसके त्रिशांश में, मंगल के त्रिशांश में। अगर जैसे पूर्ववत स्थिति वही कि मंगल के त्रिशांश में बैठ गए, जैसे कि 1 नंबर में बैठ गए, 8 नंबर में बैठ गए, तो किसका त्रिशांश हो गया, मंगल का त्रिशांश हो गया। मंगल के त्रिशांश में बैठ गए तो यहां पर, और यहां हमको देखना है शुक्र का घर हो, शुक्र के घर में हो, अर्थात वृषभ राशि हो या फिर तुला राशि हो। तो ऐसी स्थिति जब होगी तो वह उस स्त्री के चरित्र को दोष युक्त बनाती है, उस स्त्री के चरित्र को दोष युक्त बनाने का कार्य यह स्थिति करती है। वहीं यदि ये
स्थिति यहाँ पर ये ऐसी रहे और ये जो चंद्रमा है ये इस स्थान पर न बैठकर कहाँ बैठ जाए, शनि के नवमांश में। तो अगर ये यहाँ पर विराजमान हो जाए या यहाँ पर विराजमान हो जाए चंद्रमा, तो ये शनि का तृषांश हो गया। शनि के तृषांश में हो जाए तो वह दूसरा विवाह भी करने वाली होती है, किसी भी कारण से हो। दूसरा विवाह नहीं होगा तो दूसरा तरीका होगा, लेकिन यहां पर ये जो स्थिति है वह पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष के साथ में स्थिति यहां पर बनती है, तो वहां पर वह दूसरे विवाह की स्थिति यहां पर बन जाती है। ये दूसरे विवाह की स्थिति को दिखाने का कार्य करता है कि अगर वृश्चिक या तुला का वह हो और चंद्रमा बलवान हो और तृषांश में हम देखें तो यहाँ से ये चरित्र का विश्लेषण हो जाता है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें कि ये चंद्रमा किसके तृषांश में बैठे हों, ये चंद्रमा किसके तृषांश में बैठे हों, तो अगर ये चंद्रमा हैं वह बैठे हुए कहाँ पर हैं, वह गुरु के तृषांश में बैठे हों। गुरु के तृषांश में हो, यहाँ पर यही स्थिति रहेगी और यहाँ पर कहाँ बैठे, गुरु के तृषांश में जाकर बैठ जाएं, तो गुरु के तृषांश में जाकर बैठ गए। ठीक है, गुरु के तृषांश में जाकर बैठ गए तो वहां पर वह जो स्त्री होती है बहुत ही ज्यादा पूजनीय होती है, सभी प्रकार से सम्मानित होती है, बहुत ही अच्छे चरित्र की होती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी, लेकिन उसका जो तेज होगा वह प्रत्येक को उसके प्रति सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, रेस्पेक्ट करेगा और उसको हमेशा अच्छी दृष्टि से देखेगा। वहीं अगर ये चंद्रमा बुध के तृषांश में चले जाएं, अब देखिए यहाँ पर शुक्र शुभ ग्रह है और ये यहाँ पर चंद्रमा कहाँ आ जाते हैं, बुध के तृषांश में आ जाते हैं। तो जब बुध के तृषांश में आ जाएं और तो बहुत ही ज्यादा विद्वान, जिसको कहते हैं विदुषी, तो स्त्री को कहते हैं विदुषी। अब यहाँ पर अगर ये शुक्र जो यहाँ पर कौन है, ये बुध के तृषांश में आ जाए, चंद्रमा यहाँ पर बुध के तृषांश में आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है, बहुत विद्वान विदुषी होती है, बहुत ही विदुषी होती है। ठीक है, तो स्त्री बहुत ही विदुषी होती है। अब पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह स्त्री कैसी होगी, विदुषी हो जाएगी, बहुत ही ज्ञानवान हो जाएगी, ज्ञान उसके अंदर बहुत ही ज्ञान समाहित होगा। वहीं अगर ये जो चंद्रमा है, अगर ये जो चंद्रमा है ये अब किसके घर जाएंगे, अब शुक्र के घर में। अगर यहाँ देखें कि शुक्र के तृषांश में, यहाँ भी शुक्र के में और यहाँ लग्न में शुक्र के में और यहाँ भी शुक्र के तृषांश में चले गए, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो बहुत ही ज्यादा ख्याति, उसको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाली स्थिति होती है। तो ऐसी जो स्त्री होगी वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होगी, बहुत ज्यादा फेमस होगी, और जो प्रसिद्धि होगी वह सकारात्मक प्रसिद्धि होगी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि नकारात्मक प्रसिद्धि है, बहुत सकारात्मक प्रसिद्धि होगी, ये बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर यही जो चंद्रमा है, क्योंकि हम चंद्रमा को बलवान मानकर इस समय जो चल रहे हैं, तो वहां पर ये जो बुध का घर है, अगर यहीं पर बुध का घर हो जाए, देखिए यहीं पर मैं इसी पर समझा देता हूं, समझ जाओगे कि अगर यहाँ 3 लिखा हो या यहाँ 6 लिखा हो तो ये हो गया बुध का तृषांश। देखिए मैं फिर से बना देता हूं, जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा बुध की राशि में बैठे हों, कहाँ बैठे हों, बुध की राशि में बैठे हों, बलवान चंद्रमा है, D1 चार्ट में बुध की राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो, और D30 चार्ट में अब हम इनकी स्थिति देखते चलेंगे उसी प्रकार से कि ये जो चंद्रमा है अगर ये किस में, D30 चार्ट में किसके, मंगल के तृषांश में हो, किसके में, मंगल के तृषांश में आ जाए, ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाए या ये बैठ जाए यहाँ पर, वही स्थिति। अब मैं इनको काटूंगा नहीं, आगे आपको समझाता चलूंगा, बस यहाँ पर ये जो पॉइंटर है आपको पॉइंटर मिलता जाएगा, बार बार आपको टाइम लगता है। तो अगर ये यहाँ बैठे हों चंद्रमा, कहाँ पर,
जो यहाँ पर मंगल के घर में मेष राशि में बैठ जाए, मेष के तृतीयांश में बैठ जाए, या मेष तृतीयांश में बैठे या फिर वृश्चिक तृतीयांश में बैठे, दोनों मंगल के घर हैं तो मंगल के तृतीयांश हो गया। मंगल के तृतीयांश में ये यहाँ पर कौन सी राशि है, यहाँ पर है बुध की राशि। तो ये स्थिति अगर है तो यहां पर इसका ये फल होता है कि ऐसी जो स्त्री होगी वो कहीं ना छल कपट से युक्त होती है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ छल कपट की बातें चलती रहती हैं। वहीं अगर यही आकर किसके घर में बैठ जाए, वहीं ये जो बैठ जाए किसके तृतीयांश में, शुक्र के तृतीयांश में चली जाए। मानकर चलिए यही शुक्र के तृतीयांश में, कहां पर, शुक्र का तृतीयांश हो, यहां पर चले जाए, यहां, और या फिर यहां पर, ये दो स्थिति अगर बन जाए कि शुक्र के तृतीयांश में हो और यहां पर ये स्थिति आप देख ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो स्त्री होती है वह कुछ विचित्र प्रकार की होती है। ठीक है, अब आप जब देखोगे आप खुद इसका प्रिडिक्शन कर पाओगे। मैंने बस इतना ही स्पष्ट किया है, अत्याधिक स्पष्ट नहीं कर सकता। चलिए, अब अगर यही हम देखें कि जो किसके तृतीयांश में चली जाए, अगर ये गुरु के तृतीयांश में चली जाए, यहां पर ये स्थिति बिल्कुल रहेगी, और वहीं गुरु के तृतीयांश में, गुरु के तृतीयांश में यह स्थिति आ जाए, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि बहुत ही साध्वी वह स्त्री होती है, बहुत ही साध्वी, बहुत ही सचैत्र स्त्री को ये बनाता है, बहुत ही ज्यादा सम्मान वाली स्त्री वह होती है। वहीं अगर बुध के तृतीयांश में, बुध का ही घर और बुध का ही तृतीयांश, तो बड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी। जिसका लग्न में बैठे हों बलवान चंद्रमा, उसी के तृतीयांश में आकर बैठ जाए, तो बुध के तृतीयांश में ही आकर चले जाएं तो बहुत ही गुणवान होती है, बहुत ही गुण और बहुत ही विदुषी वह होगी, गुणवान होगी। ये आपको देखना होगा। देखिए यहां पर जो मैंने बताया था, ये यहां नहीं, शनि के तृतीयांश में, माफ कीजिए, शनि के तृतीयांश में वो स्थिति थी, विचित्र वाली स्थिति शनि के तृतीयांश में। लेकिन अगर शुक्र के तृतीयांश में हो, तो अगर यहां हो इस स्थिति में, अगर शुक्र के तृतीयांश में हो, तो शुक्र का तृतीयांश एक राशि ये, एक राशि ये, शुक्र के तृतीयांश में हो, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह कहीं ना कहीं जो ऐशो आराम है, ऐशो आराम की उसको लालसा रहती है। ऐशो आराम करना मतलब आराम करना, आराम तलब, आलसी प्रवृत्ति की वह रहेगी, आराम उसको पसंद होगा, आराम पसंद वह स्त्री होती है। वहीं अब हम आते हैं कि यदि यहाँ पर चंद्रमा अपने ही घर में हो, यहाँ पर 4 लिखा हो और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हो, अर्थात कर्क राशि, कर्क राशि में चंद्रमा हो, और यहां पर अगर ये मंगल के तृतीयांश, मंगल का तृतीयांश ये हो गया, अगर मंगल के तृतीयांश में बैठे हो, तो मंगल के तृतीयांश में हो तो वह स्त्री कैसी होगी, स्वच्छंद विचारों की होगी, स्वच्छंद विचार जो होते हैं उनकी वह स्त्री होती है। वहीं अगर शनि के तृतीयांश में हो, यही स्थिति हो, अब शनि और चंद्रमा शत्रु हैं, तो शत्रु के तृतीयांश में स्थिति को कहीं ना कहीं खराब करेगा, और ये पति के लिए थोड़ी सी घातक सिद्ध होती है स्थिति। वहीं यदि गुरु के तृतीयांश में हो तो बहुत ही विशिष्ट गुणों से भरी हुई होती है। अगर गुरु के तृतीयांश में हो तो बहुत ही विशिष्ट गुण उसके अंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, उनसे युक्त होती है, बहुत ही सम्मानीय होती है। वहीं क्योंकि ये तो मित्र हो गए, गुरु और चंद्रमा मित्र हैं, अगर साथ बैठे हो तो गज केसरी योग बनाते हैं, अब तृतीयांश में है तो अच्छा फल देने की स्थिति इनकी बनेगी। वहीं यहां हमने बुध का देख लिया और गुरु का देख लिया, बुध का देख लेते हैं। अगर बुध के तृतीयांश में है तो जैसे यहां पर हो, चंद्रमा है यहां पर और बुध के तृतीयांश में बैठे हो, यही चंद्रमा यही कर्क में बैठे हैं लग्न में, और डी यहां पर D6 नहीं D1, और यहां पर ये किस में बैठे हो, ये यहां पर बैठे हो बुध के तृतीयांश में, तो शिल्प कला में ऐसी जो स्त्री होती है कुशल होती है। वहीं शुक्र के तृतीयांश में हो, अब चंद्रमा के शुक्र के साथ कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ये शुक्र के तृतीयांश में हो, इसमें हो या यहाँ पर हो, तो शुक्र के तृतीयांश में हो तो ऐसी स्त्री का जो आचरण है बहुत ही उत्तम आचरण होता है, ऐसी स्त्री का आचरण बहुत ही उत्तम आचरण आपको मिलेगा। वहीं आगे बात करते हैं
यदि धनु या मीन राशि में, अब धनु या मीन राशि अर्थात बृहस्पति की हम बात करने वाले हैं, तो मैं यहां पर इसको फिर से बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि आपको ये समझ में आ सके। अब देखिए, यदि धनु या मीन राशि में बलवान चंद्रमा बैठे हों, और वहीं अब हम D30 चार्ट में चलें, और D30 चार्ट में यही चंद्रमा कहाँ, मंगल के घर में हो, मंगल का घर ये हो गया, यहां बैठे हों या यहां बैठे हों चंद्रमा, ठीक है, यहां स्थिति हो, तो ये क्या करते हैं, उस स्त्री को गुणवती बनाते हैं, क्योंकि मंगल और कौन, धनु की राशि है, गुरु की राशि है, वहां चंद्रमा है, तो ये क्या बनाएंगे, उस स्त्री को बहुत ही गुणवती बनाते हैं। और अगर यही जो चंद्रमा है वह शनि के तृषांश में चले जाएं, अगर यही चंद्रमा शनि के तृषांश में चले जाएं, तो ऐसी जो स्त्री होगी वह कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, और उसको जो सांसारिक सुख है उनकी इच्छाएं कम होंगी। सांसारिक सुख का अर्थ आप समझ गए होंगे, उनकी इच्छाएं वह कम रखती है, धर्म कर्म में उसका विश्वास रहता है, अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि गुरु हैं ज्ञान के कारक हैं, वह अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली स्थिति बनती है। वहीं खुद जो गुरु के तृषांश में चले जाए, अब यहीं पर ये चंद्रमा यहां पर गुरु के घर पे बैठे, यहां पर भी तृषांश में भी गुरु के घर में चले गए, तो ये जो तृषांश में चले जाते हैं तो ये गुणशालिनी कही जाती है, बहुत अच्छे गुण उसके अंदर होते हैं। वहीं अगर बुध के तृषांश में चली जाएं, किसके में, बुध के तृषांश में, अगर बुध का तृषांश अर्थात यहां पर बैठे हों या बुध के तृषांश यहां पर बैठे हों, देखिए अगर किसी को कोई परेशानी हो तो यहां पर आप फल दीपिका का अध्ययन कर सकते हो, और फल दीपिका में आप पेज नंबर 228 है, उस पर पूरा विश्लेषण है इसका, आप देख सकते हो, ये जो बताई गई बातें हैं उनको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो यहां पर बुध के तृषांश में अगर हो तो कला कुशल होती है ऐसी स्थिति, उसको कलाओं का ज्ञान होता है बहुत ही ज्यादा, ये महत्वपूर्ण है। तो गोपेश कुमार ओझा जी की जो पुस्तक है, मंत्रेश्वर महाराज की है, ये जो फल दीपिका है, बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा विस्तृत वर्णन किया गया है। वहीं जो अगर शुक्र के तृषांश में हो, किसके तृषांश में, शुक्र के तृषांश में, शुक्र का तृषांश, ये शुक्र का तृषांश हो गया, यहां पर अगर है चंद्रमा, अगर यहां चंद्रमा विराजमान है तो बहुत ही अच्छा चरित्र होता है उस स्त्री का, बहुत ज्यादा चरित्रवान होती है, तो सचरित्रा उसको कहा जाता है अगर शुक्र के तृषांश में है। वहीं हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि यदि ये मकर या कुंभ अर्थात किसका, यहां पर शनि का घर हो, आप देखिए 10 या 11 नंबर लिखा हो और वहां पर चंद्रमा बैठे हो। अब यहां पर मैं आपको टिक लगाकर समझा दूंगा, अगर ये मंगल के तृषांश में हो, मंगल का तृषांश ये यहां हो या यहां हो चंद्रमा, तो मंगल के तृषांश में हो तो बहुत ज्यादा मेहनती होती है, बहुत ज्यादा काम में लगी रहती है, सेवा करने वाली वह स्त्री रहती है। वहीं शनि के तृषांश में हो, अगर शनि के तृषांश में है तो ये कहा जाता है कि वह कहीं ना कहीं अन्य पुरुष की तरफ अधिक आसक्त होती है। वहीं अगर गुरु के तृषांश में है, तो अगर बृहस्पति के तृषांश में, गुरु के तृषांश में है बृहस्पति का तृषांश, यहां हो जहां 9 और 12 लिखे हुए, इनमें चंद्रमा बैठे हो, तो अपने पति की आज्ञा मानने वाली होती है, और जैसा वो उसका पति कहते वैसे ही वह मानकर चलती है। तो अगर बुध के तृषांश में हो, पतिव्रता कहते हैं इसको, तो पतिव्रता होती है। वहीं बुध के तृषांश में अगर है तो बुध के तृषांश का अर्थ हो गया कि यहां पर है और यहां पर है, 3 नंबर लिखा हुआ है या 6 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर यदि चंद्रमा है तो ये हो गया बुध का तृषांश। बुध के तृषांश में हो तो उसको ये कहा जाता है कि वह कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं जो
आधुनिक विचारों से ओतप्रोत होती है वह स्त्री, आधुनिक विचारों से, ठीक है। वहीं शनि में यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, और अगर ये किसके, शुक्र के त्रिशांश में, शुक्र का जो त्रिशांश है उसमें हो, शुक्र का त्रिशांश हो, तो कहीं ना कहीं संतान भाव उसका कमजोर होता है, और जो धन आदि का भी उसको कुछ अभाव अवश्य बना रहता है। यहां पर ये हमने स्थिति देखी। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि यदि सिंह राशि, अगर सिंह राशि में हो तो क्या स्थिति बनेगी चंद्रमा की सिंह राशि में क्या स्थिति बनेगी। अगर चंद्रमा सिंह राशि में, तो हम कहां कन्वर्ट करेंगे, यहां कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, आपको दिख जाएगा ये 5 नंबर लिखा हो, सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हो लग्न में, ठीक है। लग्न में नहीं, चंद्र लग्न कुंडली से जो चंद्रमा जहां बैठे हो वहां जो 5 लिखा हो, आपको ये ध्यान देना चंद्रमा बलवान होने चाहिए, लग्न से भी ज्यादा बलवान, तब ये स्थिति हम देख पाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहां पर यह स्थिति हो और ये मंगल के त्रिशांश, अब आप त्रिशांश अच्छे से समझ गए हो, मंगल का त्रिशांश यहां पर, अब मैं गोल गोल घुमाता जाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां चंद्रमा बैठ जाए और यहां पर सिंह राशि में बैठे हो और यहां ऐसे बैठ जाए, तो बहुत ही ज्यादा जो वह स्त्री होती है वह दुष्ट प्रवृत्ति की मानी जाती है। वहीं शनि के त्रिशांश में हो तो आचरणहीन कही गई है, शनि के त्रिशांश में हो चंद्रमा तो आचरणहीन उसको कहा जाता है। वहीं गुरु के त्रिशांश में हो तो ऐसे की पत्नी होती है जो या तो राजा होता है या जमींदार होता है। अब देखिए यहां पर देखिए सिंह राशि और वहां पर किसके त्रिशांश में हो, गुरु के त्रिशांश में हो, किसके त्रिशांश में, गुरु के त्रिशांश में। तो गुरु के त्रिशांश में है तो या तो वह राजा की पत्नी होगी, यहां पर हो तो या तो राजा की पत्नी होगी या बड़े जमींदार की पत्नी वह रहती है। मतलब अच्छे घर में उसका विवाह होता है, उसका जो पति होता है बहुत ही अच्छा धनी और बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है जिससे उसका विवाह होता है। और अगर बुध के त्रिशांश में है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर पुरुष तत्व अधिक मिलेगा। आप ये समझिए पुरुष तत्व अधिक मिलेगा, हमेशा रोविली बात करने वाली वह स्त्री रहती है, हमेशा पुरुषों से आगे बढ़ के काम करने वाली वह स्त्री होती है। तो ये उसका विचार आपको करना चाहिए। और अगर शुक्र के त्रिशांश में हो तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं माना जाता। तो शुक्र के त्रिशांश में है 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है, वहां पर चंद्रमा है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वह स्त्री का अट्रैक्शन कहीं और है। आप ऐसे समझ सकते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह दुष्चरित्र है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं वह अपने पति की कंपेयर किसी दूसरे व्यक्ति से करेगी, देखिए वो कितना अच्छा है और आप कैसे रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य देखने को मिलेगा। मतलब कि वो दूसरे के जो पति होगा उसमें कहीं ना कहीं उसको ज्यादा गुण दिखेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह कहीं ना कहीं दुष्चरित्र की तरफ नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वो दूसरे के जो पति है उससे ये देख के अपने पति में वह गुण देखना चाहेगी कि इसमें भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। यहां तक आपने अच्छे से समझ लिए। चंद्रमा की स्थिति है, अपने घर में बैठते नहीं है क्योंकि ये D30 चार्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। तो वहां पर जो 4th में चंद्रमा माता के कारक हैं तो यहाँ पर अशुभ फल देने की स्थिति बनती है, तो ये यहाँ पर देते नहीं है, अपने घर में नहीं बैठते माता और पिता, अर्थात यहाँ पर जो सूर्य और चंद्रमा है वह यहाँ पर इन भावों को, ये भाव खाली रहते हैं, इनका वो फल नहीं देते हैं यहाँ D30 चार्ट में। तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे, क्योंकि हम स्त्री कुंडली की बात कर रहे हैं, मैंने आपको D30 चार्ट भी यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए जहां तक है। अब हम अब क्योंकि स्त्री कुंडली की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर D30 से मतलब नहीं है, मतलब है कि हम इसका किस प्रकार से फलादेश कर सकते हैं। देखिए अब मैं कुछ नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा आपको। इन नक्षत्रों में अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो वह अनिष्ट कहा जाता है, तो उनसे संबंधित शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। जैसे कि ज्येष्ठा में अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो वह अपने पति के जो ज्येष्ठ भाई है उसके लिए अशुभ होती है। वहीं अगर आश्लेषा में उसका जन्म हुआ है किसी कन्या का तो वह अपनी सास के लिए अशुभ होती है, कहीं ना कहीं मतलब उससे संबंधित शुभ फल नहीं प्राप्त होते। वहीं अगर
मूल में किसी कन्या का जन्म होता है तो वह अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती है। वहीं जो विशाखा नक्षत्र में अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो वह अपने जो भाई का छोटा, जो अपने पति का छोटा भाई होता है उसके लिए अशुभ मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं अशुभ फल देने वाली होती है। तो इसलिए जब भी उसका जन्म हो तो उस कन्या के संबंध में जो उसके शांति है वह शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, ताकि उससे संबंधित जो परिणाम है वह परिणाम प्राप्त ना हो, उसका रिजल्ट अर्थात उसका फल प्राप्त नहीं होता फिर अगर आप उसकी शांति करा लेते हो तो। वहीं जो कन्याएं चित्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में, शतविषा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न होती हैं तो ये भी कहीं ना कहीं दोष माने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये दुख के कारण बन जाते हैं। तो ये नक्षत्रों के भी जो शांति है अवश्य करा लेनी चाहिए। इनसे संबंधित जो इनके स्वामी हैं उनके मंत्र जाप आप कर सकते हो, उनसे संबंधित शांति आप करा सकते हो किसी योग्य विद्वान पंडित के माध्यम से। योग्य विद्वान जो भी होगा वह अच्छे से इस बात को समझता है और सभी इस बात को जानते हैं। एक सामान्य बातें हैं, निश्चित है आप किसी के पास भी जाओगे तो वह इन बातों को देखकर आपको आसानी से बता सकते हैं कि ये अशुभ नक्षत्र में जन्म हुआ है तो यहाँ पर उस नक्षत्र की शांति अवश्य करानी चाहिए, ताकि उस कन्या का आगामी जो जीवन है, जो आगे उसका भविष्य है वह सही रहे, शुभ रहे और किसी के लिए वह अशुभ ना रहे। और क्योंकि शांति से सब कुछ संभव है, जो अशुभता है वह भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, अगर लग्नेश और सप्तमेश और नवमेश, ध्यान दीजिए, अब मैं एक सूत्र की तरफ बढ़ रहा हूं। यदि लग्नेश, कुंडली का लग्नेश मानकर चलिए, मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं हम, मेष लग्न की कुंडली यहां से ले लेते हैं, चलिए यहां से इस कुंडली को देख लेते हैं। मेष लग्न की ये कुंडली है, यहां पर ये D1 चार्ट को मैं देखता हूं, पहले D1 चार्ट को, ठीक है। अब यहां से देखिए कि यदि लग्नेश, लग्नेश यहां पर कौन हो गए, मंगल, लग्नेश सप्तमेश और नवमेश, लग्नेश सप्तमेश और नवमेश, और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हों वह राशि, मानकर चलिए हम चंद्रमा को यहीं पे बैठा देते हैं उनके अपने ही घर में, ठीक है। अब 1 4 7 9 ऐसे देखिए इन भावों के स्वामी, अब देखिए यहां पर ये जो भाव हैं इनके जो स्वामी ये शुभ ग्रहों से युक्त हो, उत्तम स्थानों में बैठे हों और अस्त ना हो। ध्यान रखिए कि मंगल शुभ स्थान में बैठे हो, मंगल यहां बैठ गए मानकर चलिए, शुक्र जो बैठ गए वो भी अच्छे स्थान में बैठ गए, मान के चलिए शुक्र यहां बैठ गए, ठीक है, अच्छे स्थान है, शुक्र यहां बैठ गए, और धनेश धन भाव में बैठ गए, और वहीं पर जो गुरु हैं वह भी चलिए यहां बैठ गए, अच्छी स्थिति है। पाप ग्रह इनको देखते ना हो, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, पाप ग्रह इनमें से किसी को नहीं देख रहे हैं, ये शुभ बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है, अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं। अस्त नहीं होने चाहिए, सूर्य इनके आसपास में नहीं होने चाहिए, सूर्य की रश्मियों में नहीं आने चाहिए। जब ये स्थिति बने कुंडली में, अशुभ ग्रहों को भी देख लीजिए, कोई दृष्टि तो नहीं डाल रहा, कोई देख तो नहीं रहा, दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा किसी प्रकार का, इन बातों को अवश्य देख लें। तो ऐसी जब स्थिति होगी कुंडली में, स्त्री की कुंडली में, तो बहुत ही भाग्यशाली होती है वह स्त्री, बहुत भाग्यशाली, बहुत सुंदर होगी, बहुत भाग्यशाली होगी, और अपने जो भाई बंधु हैं उसके खूब होते हैं, भाई बंधुओं से भरपूर होती है, सभी उसका सम्मान करते हैं, अच्छे कर्म करने वाली होती है और प्रत्येक कला में कुशल होती है। तो यह आप देखिए, और जो उसका पति होता है उस पति का वह कल्याण करने वाली होती है, हमेशा उसका भला करती है, उसके लिए शुभ होती है, चरित्र उसका अच्छा होता है, बहुत से पुत्र होते हैं उसके, बहुत अच्छी संतान वाली वह स्त्री होती है। अब एक बात और विशेष ध्यान दीजिए कि हमने बताया था कि जो अष्टम भाव है उसमें अगर कोई पाप ग्रह है तो कहीं उसके पति की आयु को छीन करेगा, उसके मांगल्य को कम करेगा, लेकिन अगर इस अष्टम भाव पर, अगर कुंडली के जो अष्टम भाव है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, मानकर चलिए यहां पर गुरु बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठे हुए देख रहे हैं इस भाव को, शुभ ग्रह की दृष्टि है, चलिए गुरु को हम यहां नहीं बैठाते,
गुरु को हम ऐसी जगह बैठाएंगे ताकि और भी शुभ ग्रह देख सकें। मान के चलिए यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, अष्टम भाव को शुक्र देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, उच्च के हो गए, ये भी यहाँ पर इस अष्टम भाव को देखेंगे, ये भी अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये भी अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर इनके साथ में अगर चंद्रमा बैठ गए और चंद्रमा उच्च हो गए तो चंद्रमा भी यहाँ अष्टम भाव को देखेंगे, और पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही। ये मानकर चलिए कि पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही। तो ऐसी स्थिति जितने शुभ ग्रह बढ़ते जाएंगे, जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर होती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा उसके लिए मंगलकारी होता है, उतने ही अधिक समय तक उसको जो कहते हैं शुभता है, वहाँ मंगल है, मांगल्य है उसका, जो कहते हैं सद्भाव बोलते हैं उसको, वह हमेशा उसके लिए जितने ज्यादा अधिक शुभ ग्रह होंगे उतना ही ज्यादा ये उसके पति की रक्षा करेंगे। आप ये समझिए, उसके पति की रक्षा करेंगे और वह उसके लिए शुभ होगा, वह लंबे समय तक सुमंगली रहती है, सद्भा रहती है। इसका अर्थ ये होता है कि सद्भा रहेगी वह स्त्री। अब कुछ और विशेष और विशिष्ट सूत्रों की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए, अगर स्त्री कुंडली में जिस लग्न में स्त्री का जन्म हुआ है, तो वह लग्न और जो चंद्रमा है, यदि ये दोनों विषम राशि में हो, जैसे कि यहां पर ये लग्न हो गई और चंद्रमा विषम राशि में हो, विषम राशि में मानकर चलिए यहां चंद्रमा बैठ गए, विषम राशि की स्थिति हो गई, तो उस स्त्री का जो देखने में होगी वह, क्योंकि ये विषम राशियों में बैठी हुई, तो विषम तो सम राशि स्त्री के अनुसार और विषम पुरुषों के अनुसार, तो यहां पर उसमें कुछ ना कुछ जो उसका शरीर होगा वो देखने में जो होगी पुरुषों जैसी, कहीं ना कहीं उसमें पुरुष तत्व अधिक देखने को मिलेगा। आप उसको देखोगे तो उसमें पुरुष तत्व अधिक देखने को मिलेगा। और यदि यही जो लग्न और चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, पाप ग्रह इनको देखें, लग्न को देखते हो, चंद्रमा को देखते हो, मानकर चलिए यहां पर शनि बैठ जाए, यहां पर शनि बैठ जाए और यहां पर जो पाप ग्रह जैसे राहु बैठ जाए, इस स्थिति में तो यहां ये देखेंगे लग्न को और यहां देख रहे हैं ये चंद्रमा को। तो ऐसी स्थिति जब बन जाए तो वो स्त्री जो होती है, जिसकी आप कुंडली देख रहे हो, जिसका विवेचन कर रहे हो, वह कहीं ना कहीं पाप कर्म करने वाली मानी जाती है। तो अच्छे कर्म करने वाली उसको नहीं कहा जाता, शुभ कर्म नहीं कहे जाएंगे अगर पाप ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है। और यदि लग्न और चंद्रमा विषम राशि में है लेकिन यहां पर पाप ग्रह के स्थान पर शुभ ग्रह देखते हैं, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? वो अच्छा स्वभाव भी मिलेगा और कुछ बुरा स्वभाव भी उसका मिलेगा। मानकर चलिए यहाँ पर पाप ग्रहों के स्थान पर, यहाँ पर जैसे इसको देखें, चंद्रमा को कौन देख रहे हैं? शुक्र देख रहे हो, चंद्रमा को शुक्र देखते हो। यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ पर बुध बैठे हो, बुध बैठे हो, बुध देखते हो, बुध भी शुभ ग्रह हैं। तो साथ में कोई अशुभ ग्रह होगा तो अशुभ फल देते हैं, लेकिन अकेले बैठे हैं तो शुभ ग्रह माने जाएंगे। तो ऐसा स्वभाव कैसा कर देंगे उसको? उसका मध्यम स्वभाव हो जाएगा, तो वह बहुत बुरा भी नहीं और अच्छा भी नहीं, तो दोनों प्रकार के विचार उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। और यदि लग्न और चंद्रमा, अब ये लग्न और चंद्रमा अगर हम देखें कि ये किस में हो, ये सम राशि में हो, कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि ये D1, ये भी D1 है एक अलग। यहाँ पर अगर लग्न सम राशि हो गई और चंद्रमा भी सम राशि में बैठ जाए, जैसे कि चंद्रमा मानकर चलिए चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ तो उच्च के वैसे भी हो रहे हैं और वैसे भी सम राशि है, तो यहाँ पर अगर ये बैठ जाए सम राशि में और इनको पाप ग्रह देखते हो, सम राशि में चंद्रमा हो, लग्न सम राशि में हो और पाप ग्रह देखते हो, तो भी हम मध्यम स्वभाव कहेंगे कि जैसे चंद्रमा को पाप ग्रह देखें, लग्न को पाप ग्रह देखें। अब देखना तो आप समझ गए कहाँ बैठ के कैसे देख सकते हैं। अगर देखें तो वहां पर जो उसका स्वभाव है वह मध्यम स्वभाव होगा, कुछ आदतें अच्छी, कुछ आदतें बुरी उसके अंदर आपको मिलेगी। सारी आदतें बुरी नहीं होंगी,
कुछ आदतें अच्छी भी और कुछ आदतें बुरी भी। और कुछ देखिए यहाँ पर जो स्थिति है ये बताएगी कि भाई सारी आदतें, अगर यहाँ पर पाप ग्रह जैसे शनि और राहु हैं और शुभ ग्रह देख ही नहीं रहे, शुभ ग्रह देख नहीं रहे हैं और पाप ग्रह देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लग्न को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं और दोनों ही विषम राशि में, तो ऐसी स्थिति में वहीं बहुत माना जाएगा अच्छा स्वभाव नहीं होगा उस स्त्री का, हमेशा बुरा स्वभाव, बुरा बोलना, ये आदतें उसकी रहेंगी। वहीं अगर स्त्री की कुंडली में जो 7वां घर है, वहां पर स्त्री की कुंडली में जो 7वां घर है, अगर वहां पर विशेष रूप से सुनिए, अगर वहां पर सूर्य बैठे हो, सूर्य हो 7वें घर में, सूर्य बैठे हो, तो उस स्त्री का पति किसी भी कारण से अपनी स्त्री से दूर हो जाता है, या तो उसे वह छोड़ देगा, या तो वैसे छोड़ देगा, अलगाव हो जाएगा, क्योंकि सप्तम में बैठे सूर्य सप्तम भाव का नाश करते हैं, यहां पर ये अग्नि की तरह उस भाव को जलाने का कार्य करते हैं, इसलिए उसका पति उसको छोड़ देता है, उससे दूर चला जाता है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। या फिर जो स्त्री की कुंडली के अगर इस 7वें घर में सूर्य नहीं है, कौन बैठे हुए हैं, बुध हो और शनि हो, अगर बुध बैठे हो और शनि बैठ जाए, बुध और शनि बैठ जाए अगर 7वें घर में, तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अगर बुध और शनि 7वें घर में एक साथ बैठे तो उसके पति के अंदर पुरुष तत्व की ये कमी कर देते हैं, तो यहां पर ये कमी कर देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर 7वें घर में कोई चर राशि हो, अब देखिए 7वें घर में कोई चर राशि है, चर राशि ये तुला राशि कैसी राशि है, एक मिनट, देखिए जो तुला राशि है कैसी है, चर राशि है। अगर 7वें घर में चर राशि हो स्त्री की कुंडली में, यदि 7वें घर में चर राशि हो तो उसका जो पति होगा वह चर राशि है, तो हमेशा उसको यात्राएं बनी रहेंगी, हमेशा दूर प्रदेश में रहने की उसकी स्थिति बनती रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर स्थिर राशि है, कैसी राशि है, स्थिर राशि, स्थिर राशि कौन सी हो गई, जैसे कि सिंह, यहाँ पर कौन सी 2 नंबर राशि हो गई, 5 नंबर राशि हो गई, जो 8 नंबर राशि हो गई, 11 नंबर राशि हो गई, तो ये कौन सी राशियां हैं, देखिए ये नहीं, ये कौन सी राशियां हैं, ये स्थिर राशियां हैं। अगर स्थिर राशि है तो कहाँ रहेगा, अपने घर पर ही रहेगा, कहाँ रहेगा, अपने घर पर ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर द्विस्वभाव राशि है, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, द्विस्वभाव राशि 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, देखिए मैं लिख देता हूँ, 3 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, अगर इस 7वें भाव में, तो ये होती है द्विस्वभाव राशि। अगर द्विस्वभाव राशि है तो जॉब जैसे दूर लगी हुई है तो कुछ दिन जॉब पे रहा, कुछ दिन घर से काम किया, कभी दूर से काम किया, तो घर भी आना जाना, कभी पास में कभी दूर, कभी पास कभी दूर, ये स्थिति रहेगी। अगर 7वें घर में स्त्री की कुंडली के जो 7वां घर है, अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हों, अगर यहाँ पर जो 7वां घर है, 7वें घर में सभी पाप ग्रह बैठ जाए, अगर सभी पाप ग्रह बैठ जाए, विशेष रूप से ध्यान रखिए सभी पाप ग्रह की बात कर रहे हैं, जिसमें शनि भी हो गए, यहाँ पर शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, सूर्य भी पाप ग्रह, मंगल भी बैठ जाए, राहु भी बैठ जाए, ये स्थिति अगर बन जाए, ऐसी स्थिति सप्तम की, तो वहां पर यह माना जाता है कि ये वैधव्य योग होता है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना आए तो ये वैधव्य योग माना जाता है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं वैधव्य योग अवश्य होगा, वह स्त्री अवश्य। अब जब भी इनकी राशि, जब भी इनकी दशा, अंतरदशा या कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर ये बलवान में से जो भी होगा उसकी दशा अंतरदशा में इस तरह की स्थिति उसके साथ में बन जाती है। अगर खाली मंगल बैठे हों, अगर खाली मंगल बैठे हों तो वे मंगल भी बाल विधवा जैसी स्थिति बनाते हैं। लेकिन अब बाल विधवा जैसा शब्द तो उपयोग करना गलत है, क्योंकि
अब जो 18 और 21 वर्ष जो कानून के आधार पर है वह बाल विवाह होने की कहीं भी कोई स्थिति नहीं बनती, लेकिन जहां पर अब भी बाल विवाह होते हैं वहां पर ये बाल विवाह की स्थिति भी बना देता है। तो क्योंकि ये मांगलिक कंडीशन है, मांगलिक दोष हो जाता है, तो मांगलिक लड़के से ही विवाह करना चाहिए, तो ये स्थिति नहीं होगी। पाप ग्रह से पाप ग्रह को काट देगा। अगर किसी स्त्री की कुंडली में खाली शनि बैठ जाए साथ में घर में, अगर शनि हो और सभी पाप ग्रह उसको देखते हो तो बिना विवाह की स्थिति होती है। अगर शनि मानकर चलिए साथ में घर में बैठ जाए, साथ में घर में शनि बैठ जाए, यहाँ पर हम शनि को बैठाते हैं, साथ में घर में शनि बैठ जाए और जितने पाप ग्रह हैं, राहु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, यहाँ से राहु बैठ के देख रहे हैं, और यहाँ केतु हो गए, ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही है। या और भी पाप ग्रह हैं जैसे कि मंगल यहाँ बैठ जाए, मंगल देख रहे हैं इस भाव को, पाप ग्रह देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जब भी होगी, सूर्य बैठ जाए यहाँ पर, उच्च के हैं लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ देख रहे हैं, तो वहां पर ये भी स्थिति बताएगी कि उस स्त्री का विवाह बड़ी होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है, एक बड़ी एज में होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अगर ज्यादा ही पाप ग्रह देखते हो और ज्यादा पाप ग्रह देखते हो तो यह स्थिति बनती है। और यदि विवाह अगर ऐसी स्त्री का हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं जो वैधव्यता के योग हैं वो प्रबल होते हैं कहीं ना कहीं। तो मृत्यु, जो पति की मृत्यु है या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर उनसे संबंधित दान आदि अवश्य करना चाहिए। अगर साथ में घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है लेकिन वो क्या है, बलहीन है, अगर सप्तम में कोई मानकर चलिए शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि सप्तम में बैठे हो चंद्रमा, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं लेकिन क्या है, बलहीन हो, अगर हम देखें षटबल में तो बलहीन है, और यहां पर मानकर चलिए पाप ग्रह भी बैठा हो जो बलवान हो, तो विष योग तो यहां पर तैयार हो गया वैसे भी। तो ऐसी जो स्त्री होती है वह अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष से शादी करती है, तो कहीं ना कहीं दूसरा विवाह करती है। यहां पर यह स्थिति आप इसको स्पष्ट समझ सकते हो। तो यहां पर अगर जो शुभ ग्रह वह कमजोर हो, पाप ग्रह बलवान हो, दोनों सप्तम में बैठे हो, तो पहला पति छोड़ेगी और दूसरा विवाह करेगी, ये स्थिति वहां पर बनेगी। अगर किसी स्त्री के जो जन्म लग्न है वहां पर चंद्रमा शुक्र दोनों बैठे हों, जन्म लग्न में, अब देखिए यहां मैं इसको हटा देता हूं, दोनों सूत्र अलग हैं। अगर जन्म लग्न में चंद्रमा शुक्र दोनों बैठे हों, चंद्रमा भी बैठे हों, शुक्र भी बैठे हों, तो ये क्या करेंगे, ये उस स्त्री को ईर्ष्यालु स्वभाव की बना देंगे और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी जो दूसरों को कष्ट पहुंचे। ऐसी स्त्री दूसरों को कष्ट पहुंचाने का काम करेगी, दूसरे संताप करें उसमें उसे प्रशंसा खुश होती है, मतलब प्रसन्नता मिलती है, लेकिन यह स्थिति उसको खुद को हमेशा प्रसन्न खुश मिजाज मतलब सुखी रखने वाली है स्थिति, उसकी खुद के लिए सुखी रखने वाली होती है, लेकिन दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहेगी उसके अंदर और कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो दूसरे परेशान रहेंगे उनके साथ में, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति वह करती है। यहां तक आप समझ चुके। अब आगे मैं कुछ 2-4 सूत्र और हैं उनको आपको बता देता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन पूरी कुंडली का लगभग हमने ये विश्लेषण कर ही लिया है। बाकी कुछ अगर शेष रहेगा तो आप कमेंट करोगे, जो कुछ पूछना होगा तो मैं उसके आधार पर एक आध क्लास और आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अगर किसी की स्त्री की कुंडली में जो लग्न से 8वां स्थान है वहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर अगर पाप ग्रह बैठे हो या दूसरे स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, अगर यहां पर शुभ ग्रह हो, यहां पर पाप ग्रह हो और यहां पर शुभ ग्रह हो, आप समझ लीजिए यहां पर शुभ ग्रह हो और यहां पर पाप ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री की जो मृत्यु है अपने पति से पहले होती है। अगर यहां पाप ग्रह है और यहां पर शुभ ग्रह है, तो यहां पर जो स्त्री की कुंडली में ये स्थिति है, तो इसका अर्थ है कि वह अपने पति से पहले
अर्थात खुद पहले मृत्यु को प्राप्त होगी। विशेष सूत्र है, ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी स्त्री की कुंडली में, आगे देखते हैं, अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल, शुक्र और बुध बलवान हो, कौन? मंगल बलवान हो, शुक्र बलवान हो, बुध बलवान हो किसी स्त्री की कुंडली में, और ये लग्न से समराशि में हो, जो लग्न है लग्न से समराशि में बैठे हो, तो ऐसी स्त्री जो होगी बहुत ही ज्यादा पृथ्वी पर विख्यात मानी जाती है, अनेक शास्त्रों की जानकार मानी जाती है, ब्रह्म विद्या में प्रवीण कही गई है, ब्रह्मवादिनी भी उसको कहा गया है, तो बहुत ही शुभ स्थिति ये मानी जाती है। और अगर जन्म कुंडली में वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, इनमें से किसी भी राशि में चंद्रमा बैठे हो, अब स्त्री की कुंडली में हम देख रहे हैं, वो आपने समझ लिया, मंगल, शुक्र, बुध अगर अच्छे हैं और ये लग्न से सम राशि में बैठे हुए हैं, लग्न से सम राशि में बैठे हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से सम राशि में लग्न से, तो आप ये कहोगे कि वह स्त्री कैसी होगी? जो मैंने अभी आपको बताया, वो मंगल, शुक्र और बुध बलवान होने चाहिए और ये लग्न से सम राशि में बैठे होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर वृषभ राशि हो, वृश्चिक राशि हो, सिंह राशि हो, मतलब 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ध्यान दीजिए, 2 नंबर, ध्यान दीजिए, 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर, ये हों, इनमें किसी में भी चंद्रमा बैठे हों, ये राशियां हैं, इनमें कहीं पर भी चंद्रमा अगर बैठ जाए, इन राशियों में चंद्रमा अगर बैठ जाते हैं, तो उस स्त्री की जो पुत्र है, मतलब उसके जो संतान है, वह कम संतान होती है। और अगर किसी स्त्री के जो चंद्रमा और लग्न दोनों सम राशि में हो, 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, 8 में, 10 या 12वीं जो राशि है उसमें बैठे हों, अर्थात वृषभ राशि में हो, कर्क में हो, कन्या में हो, वृश्चिक में हो, मकर में हो और मीन राशि में हो, और सौम्य ग्रह उसको देखते हो, तो स्त्री बहुत ही अच्छे स्वभाव की, सुंदर होती है, अच्छे पुत्र, पति, सबसे संपन्न वह स्त्री रहती है, अच्छी ससुराल उसको मिलती है, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ मंगल होने वाला होता है। यहाँ पर हमने ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमने समझे। बहुत अधिक समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पर आज की ये क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, और यहाँ पर जो भी अशुभ फल बताए गए हैं, उन ग्रहों की अगर शांति की जाए, उनसे संबंधित मंत्र जाप किए जाएं, उनसे संबंधित जो अशुभ है उनसे संबंधित दान आदि किए जाएं, तो उसके फल में कमी आती है। तो जो स्थितियां बताई हैं उनमें आप बड़ी सावधानी से उनके दान आदि कर सकते हो, उनके मंत्र जाप कर सकते हो, इससे जो अशुभता है उस कुंडली से संबंधित वह समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं स्त्री कुंडली से संबंधित जो आपको फल है वह समझ में आ गया होगा। अन्य फलों को आप पुरुष कुंडली के आधार पर देख सकते हैं, वहां अपना स्वयं का विवेक का उपयोग अवश्य करें। फलादेश करते समय सभी बातों का ध्यान रखें, तभी फलादेश करना चाहिए। 1-2 पॉइंट्स, 1-2 सूत्र के आधार पर आप फलादेश नहीं करेंगे, आप अन्य सूत्र भी लगाएंगे, और जब उनका मिश्रित रूप सामने आएगा तब वहां पर आप उसका तब फलादेश करेंगे, तो बहुत ही सटीक फलादेश आप करने में समर्थ रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।